भी पहले का पास्ट दिखाया जाता है और इस पास्ट के अंदर हम इंडिया की हिस्ट्री जानते हैं। हमें पता लगता है कि 16th सेंचुरी तक इंडिया के मोस्टली एरियाज को इंडियन किंग्स रूल करते थे, लेकिन 16th सेंचुरी में पहली बार बाबर ने इंडिया पर कब्जा करा और उसी ने शुरुआत करी मुगल साम्राज्य की, जिसके बाद आगे चलकर मुगल एम्परर्स ही इंडिया पर रूल करते रहे। और ये सारे के सारे मुगल एम्परर्स बहुत ही ज्यादा क्रूर थे और इसीलिए ये इंडियंस के ऊपर काफी ज्यादा अत्याचार करते थे। लेकिन इसी मुगल साम्राज्य का जो छठा एम्परर था उसका नाम था औरंगजेब, और ये औरंगजेब सारे मुगल्स में भी सबसे ज्यादा क्रूर था। इसीलिए इसने इंडिया के लोगों को काफी ज्यादा परेशान किया था। लेकिन फिर यहीं पर इतिहास में एंट्री होती है शिवाजी महाराज की, जिनका असली नाम था शिवाजी भोसले। शिवाजी भोसले मराठा एम्पायर के फाउंडर थे, क्योंकि इन्होंने इंडिया के अंदर मराठा एम्पायर को एस्टेब्लिश किया था। और जब ये पूरे मराठा एम्पायर के किंग बने थे तब इनका नाम पड़ा था छत्रपति शिवाजी महाराज। इसके साथ ही छत्रपति शिवाजी महाराज की जो सोच थी वो औरंगजेब से बिल्कुल उल्टी थी, क्योंकि जब औरंगजेब सभी पर कब्जा करके उन्हें अपने हिसाब से रखता था, वहीं पर ही जो शिवाजी महाराज थे वो स्वराज में बिलीव करते थे, यानी कि एक ऐसा राज जहाँ पर सारे इंसानों को बराबर के राइट्स मिले और हर इंसान अपनी जिंदगी के फैसले खुद ही ले सके। और अपने इसी स्वराज की सोच को लेकर छत्रपति शिवाजी महाराज ने मराठा एम्पायर को काफी बड़ा कर दिया था। लेकिन इस दौरान औरंगजेब ने उन्हें मारने की काफी कोशिशें की थी, लेकिन उसने जितनी बार भी शिवाजी महाराज से लड़ने की कोशिश की तब शिवाजी महाराज ने हर बार उसकी आर्मी को हरा दिया और हर एक बार औरंगजेब को हार का सामना करना पड़ा। और दोस्तों, ये जो छावा मूवी है ये इन्हीं छत्रपति शिवाजी महाराज के बेटे संभाजी महाराज के ऊपर बेस्ड है। अब दोस्तों, इस पास्ट की कहानी के खत्म होते ही हम दिल्ली का लाल किला देखते हैं और हमें पता लगता है कि ये साल 1680 है एंड इस टाइम पर औरंगजेब लाल किला के जरिए पूरे इंडिया पर कंट्रोल करके बैठा है। लेकिन यहाँ पर थोड़ी देर बाद ही औरंगजेब को एक खबर मिलती है कि मराठा एम्पायर के किंग छत्रपति शिवाजी महाराज की मौत हो चुकी है। और ये बात जैसी औरंगजेब के दरबार में आती है वैसे इस बात को सुनकर सारे दरबार के लोग काफी खुश होते हैं और साथ ही जो औरंगजेब होता है वो इस बात से खुश होकर सबको पार्टी भी देता है। लेकिन अब इसके बाद ही सीन शिफ्ट होता है और हम सीधा मध्य प्रदेश के एक शहर बुरहानपुर को देखते हैं। इस बुरहानपुर में हम ये देखते हैं कि यहाँ पर मुगल साम्राज्य के काफी सारे सोल्जर्स होते हैं। साथ ही साथ हमें ये भी पता लगता है कि ये बुरहानपुर औरंगजेब का सबसे फेवरेट शहर है। अब इस बुरहानपुर के किले के अंदर जितने भी सारे सोल्जर्स होते हैं वो भी यहाँ पर शिवाजी महाराज की मौत की खबर सुन के काफी खुश होते हैं। बट ये लोग अचानक से इस बात को फील करते हैं कि मराठा एम्पायर के कई सारे सोल्जर्स उन पर अटैक करने आ रहे हैं। इस बात को जानते ही सारे सोल्जर्स जल्दी से तैयार होते हैं और अपने वेपन्स को लेकर किले के बाहर आ जाते हैं ताकि वो मराठा एम्पायर के सोल्जर्स का सामना कर सके। लेकिन जब मराठा एम्पायर के सोल्जर्स पास आते हैं तब मुगल एम्पायर के सोल्जर्स ये देखते हैं कि उनके सामने मराठा एम्पायर का कोई सोल्जर नहीं है बल्कि सिर्फ और सिर्फ घोड़े हैं। और ऐसा इसीलिए दोस्तों क्योंकि मराठा एम्पायर के सोल्जर्स ने उनके सामने घोड़े छोड़ दिए थे ताकि सभी का ध्यान घोड़ों पर जाए। और इतने में हम ये देखते हैं कि मराठा एम्पायर के सोल्जर्स अगल बगल के रास्तों से किले के अंदर एंटर हो जाते हैं और देखते देखते मुगल सोल्जर्स के ऊपर अटैक कर देते हैं। इसके बाद ही सभी सोल्जर्स की फाइट स्टार्ट होती है। लेकिन फिर वहाँ पर जितने भी मराठा एम्पायर के सोल्जर्स होते हैं उनके बीच से एंट्री होती है छावा की, यानी कि शिवाजी महाराज के बेटे संभाजी महाराज की। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि संभाजी महाराज को विक्की कौशल ने प्ले किया है। यहाँ पर हम ये देखते हैं कि संभाजी महाराज के साथ काफी कम सोल्जर्स होते हैं, लेकिन तब भी वो लोग देखते ही देखते मुगल सोल्जर्स को पेलने लगते हैं। और यहाँ पर मुगल सोल्जर्स का जो लीडर होता है उसका सामना सीधा संभाजी से होता है, लेकिन वो इस लड़ाई के अंदर एक ट्रैप को यूज करता है और संभाजी महाराज को नीचे के एक तहखाने में गिरा देता है। और जब संभाजी उस तहखाने में गिरता है तब वो देखता है कि वहाँ पर एक शेर है जो कि देखते देखते संभाजी पर अटैक कर देता है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर हम संभाजी की पावर्स और उसकी ब्रेवरी देखते हैं और हमें पता लगता है कि संभाजी महाराज देखते देखते उस शेर को ढेर कर देता है। लेकिन जब आखिर में वो शेर नहीं मानता तब संभाजी अपने दोनों हाथों से उसके दांत पकड़ता है और अपनी हाथों की ताकत से उसका मुंह चीर देता है। और फिर उस शेर को मारकर संभाजी बाहर निकलता है एंड देन वो वहाँ के सारे मुगल सोल्जर्स को बीट कर देता है। और फिर इन सब के बाद संभाजी वहाँ के सोल्जर्स के लीडर को घुटना पर लाता है और उसे जिंदा छोड़कर उससे कहता है कि जब औरंगजेब यहाँ पर आए तो तब तुम उसे बता देना कि ये सारा काम शिवाजी के बेटे संभाजी ने किया है। और औरंगजेब ये जरा भी न सोचे कि शिवाजी के मरने के बाद मराठा एम्पायर कमजोर हुआ है, बल्कि बेशक से शिवाजी महाराज जो कि एक शेर थे वो मर गए हैं, लेकिन उन शेर का बेटा यानी कि छावा अभी भी जिंदा है। और इस छावा के जिंदा रहते औरंगजेब कभी भी मराठा एम्पायर को हरा नहीं सकता है। और फिर ये सब करने के बाद ही संभाजी अपनी पूरी आर्मी लेकर वापस चला जाता है। इसके बाद औरंगजेब को जैसे इस बारे में पता लगता है वैसे वो जल्दी से बुरहानपुर आता है और यहाँ कर वो ये देखता है कि उसकी फेवरेट शहर को संभाजी महाराज और उसके सारे सोल्जर्स ने जहन्नुम बना दिया है। लेकिन ये सब देखकर औरंगजेब को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और इसीलिए वो अपनी आर्मी को ऑर्डर्स देता है कि वो सब लोग जल्दी से तैयारी करें और मराठा एम्पायर पर हमला करें और पूरे मराठा एम्पायर को बर्बाद करके वो लोग संभाजी महाराज को कैद कर लें और उसे मेरे पास लेकर आए। और फिर हम भी ये देखते हैं कि औरंगजेब के कहने पर उसकी आर्मी तैयारी करने लगती है और जल्दी से जल्दी मराठा एम्पायर की ओर निकल जाती है। अब दोस्तों, इसके बाद ये सीन शिफ्ट होता है और हम सीधा मराठा एम्पायर को देखते हैं। मराठा एम्पायर के अंदर हम सीधा रायगढ़ के किले को देखते हैं जो किला महाराष्ट्र के अंदर है एंड इसी रायगढ़ किले के अंदर रहकर संभाजी महाराज पूरे मराठा एम्पायर को रूल करते हैं। इस रायगढ़ किले के अंदर संभाजी अपनी पूरी आर्मी के साथ लौटता है और फिर उसके यहाँ आने के बाद हम मराठा एम्पायर के कई सारे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स को देखते हैं। यहाँ पर हम सबसे पहले संभाजी की वाइफ से मिलते हैं जिनका नाम होता है येसुबाई और इन्हें मूवी के अंदर प्ले किया है रश्मिका मंडाना ने। इसके साथ ही हम संभाजी महाराज के एक सौतेली माँ से भी मिलते हैं जिनका नाम सोयारा बाई होता है और साथ ही उनका एक 11 साल का बेटा भी होता है जिसका नाम राजा राम होता है और ये राजा राम संभाजी का सौतेला छोटा भाई होता है। बाकी इनके साथ भी हम कई सारे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर से मिलते हैं जिनमें शामिल होते हैं मराठा एम्पायर के आर्मी चीफ सर सेनापति जिन्हें एक्टर
आशुतोष राणा ने प्ले किया है। और साथ ही साथ हम संभाजी के एक फ्रेंड से भी मिलते हैं जिनका नाम होता है कवि कलश, और इस कवि कलश को प्ले किया है एक्टर विनीत कुमार सिंह ने। अब दोस्तों यहाँ पर हम ये देखते हैं कि छत्रपति शिवाजी महाराज की मौत की वजह से मराठा एम्पायर के लोगों को और सोल्जर्स को थोड़ा सा दुख तो होता है, लेकिन उन सभी को शिवाजी महाराज के बेटे संभाजी महाराज के नया राजा बनने की खुशी भी होती है। और इसी अगले सीन में हम ये देखते हैं कि मराठा एम्पायर के अंदर संभाजी महाराज का राज्याभिषेक किया जाता है और उन्हें मराठा एम्पायर का नया राजा बनाया जाता है, यानी कि मराठा एम्पायर का नया छत्रपति, जिसके बाद संभाजी कहलाते हैं छत्रपति संभाजी महाराज। अब दोस्तों यहाँ पर हम ये देखते हैं कि संभाजी का नया छत्रपति बनने की वजह से सभी लोग काफी खुश होते हैं, लेकिन संभाजी की जो सौतेली माँ होती है जिनका नाम सोयराबाई होता है, वो उनके राजा बनने से बिल्कुल भी खुश नहीं होती है। और ऐसा इसीलिए क्योंकि उनका जो बेटा होता है जिसका नाम राजा राम होता है, वो उसे ही राजा बनते हुए देखना चाहती है। और इसलिए दोस्तों सोयराबाई ये प्लान बनाती है कि वो संभाजी महाराज को मरवा देगी ताकि संभाजी के मरते ही उनका बेटा राजा बने। और इस काम के लिए हम ये देखते हैं कि मराठा एम्पायर के 5 सीनियर लेवल के मिनिस्टर्स इस काम में सोयराबाई के साथ मिले होते हैं, और इसलिए ये पांचों भी सोयराबाई के साथ मिलकर संभाजी को मारने का प्लान बनाने लगते हैं। लेकिन अब इसके बाद ये सीन शिफ्ट होता है और हम संभाजी के वाइफ के 2 भाइयों से मिलते हैं, यानी कि संभाजी महाराज के सालों से। यहाँ पर संभाजी के जो ये दोनों साले होते हैं वो उनसे मिलकर कहते हैं कि वो शिवाजी महाराज और संभाजी महाराज के स्वराज की सोच से काफी खुश है, लेकिन असल में वो लोग ये चाहते हैं कि वो लोग जिस एरियाज के लीडर हैं उन्हें उस एरिया का पूरा कंट्रोल दे दिया जाए ताकि वो लोग उस एरिया को अपने हिसाब से चला सके। लेकिन दोस्तों हम ये देखते हैं कि जो संभाजी महाराज होते हैं वो ऐसा करने से मना कर देते हैं, और ऐसा इसीलिए क्योंकि अगर संभाजी ने उन्हें अपने इलाके को अपने हिसाब से चलाने को दे दिया तो इस चीज की डिमांड बाकी लोग भी करेंगे, एंड अगर ऐसा होता है तो स्वराज यानी कि लोगों का राज कभी नहीं आएगा। और इसीलिए स्वराज की खातिर संभाजी ऐसा करने से मना कर देते हैं। लेकिन दोस्तों हम ये देखते हैं कि संभाजी के मना करने की वजह से संभाजी के दोनों सालों को काफी गुस्सा आता है और वो मन ही मन संभाजी से जलने लगते हैं। लेकिन अब इसी टाइम पर हम दूसरी तरफ औरंगजेब को देखते हैं, जहाँ पर हमें पता लगता है कि औरंगजेब के कई सारे बच्चों में उसका एक बेटा था जिसका नाम था अकबर, और ये अकबर औरंगजेब को धोखा देके राजा बनना चाहता था, जिसके लिए उसका प्लान था कि वो अपने फादर को मार दे और मुगल साम्राज्य का नया राजा बन जाए। लेकिन जब औरंगजेब को इस बारे में पता लग गया तब उसके बेटे अकबर की जान खतरे में आ गई, और इसीलिए अकबर वहाँ से भाग गया और वो अपने कई सारे सैनिकों के साथ मिलकर मराठा एम्पायर में घुस गया। अब मराठा एम्पायर में आने के बाद ही जो अकबर होता है वो सीधा संभाजी को मिलने को बुलाता है और उनसे बातचीत करता है, और उनसे बात करके वो संभाजी से कहता है कि वो जानता है कि संभाजी का दुश्मन भी औरंगजेब ही है, और साथ ही साथ वो भी अपने फादर औरंगजेब को मारना चाहता है, और इसीलिए उसका प्लान है कि वो और संभाजी साथ मिल जाए और वो लोग मिलकर औरंगजेब को खत्म कर दें। लेकिन दोस्तों आप ये देखते हैं कि संभाजी ऐसा करने से मना कर देता है, और संभाजी अकबर से सिंपली ये बोलता है कि मराठा कभी भी मुगल का साथ नहीं देते क्योंकि कोई भी मुगल विश्वास के काबिल नहीं है, और फिर ये बोलकर संभाजी वहाँ से जाने लगता है। लेकिन फिर उसी टाइम पर अकबर संभाजी को एक रिटर्न पेपर दिखाता है और वो पेपर संभाजी को पढ़ने के लिए देता है, जिसके बाद जब संभाजी उस पेपर को पढ़ता है तब उसे पता लगता है कि उस पेपर का जो लेटर है वो उसकी सौतेली माँ सोयराबाई ने लिखा है, और ये लेटर सोयराबाई ने अकबर को भिजवाया होता है, और उस लेटर में ये लिखा होता है कि अकबर संभाजी को मारने में सोयराबाई की मदद करे, और अगर अकबर संभाजी को मार देता है तो उसके बाद सोयराबाई मुगल साम्राज्य का नया राजा अपने बेटे को बनाएगी, और जब उसका बेटा राजा राम नया राजा बन जाएगा तब अकबर को मुगल साम्राज्य का जितना हिस्सा चाहिए होगा वो उसे खुशी खुशी दे देगी। अब इन सारी बातों को पढ़ने के बाद ही संभाजी को बहुत बड़ा धक्का लगता है, और अब क्योंकि अकबर ने संभाजी को एक सच्चाई बताई होती है इसलिए संभाजी अकबर का साथ तो नहीं देता, लेकिन वो अकबर को एक वचन देता है, और वो अकबर से कहता है कि वो जानता है कि औरंगजेब यानी कि उसका बाप उसके पीछे पड़ा है, और अगर अकबर औरंगजेब के हाथ पड़ा तो वो उसे मार देगा। लेकिन संभाजी अकबर को ये वचन देता है कि जब तक वो मराठा एम्पायर की जमीन पर खड़ा है तब तक औरंगजेब उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, और अगर औरंगजेब या फिर उसकी आर्मी का कोई भी मेंबर उसे मारने आता है तो संभाजी खुद अकबर की प्रोटेक्शन करेगा। अब ये वचन देने के बाद ही संभाजी जल्दी से रायगढ़ अपने महल में आता है, और फिर वो जल्दी से उन 5 आदमियों को ढूंढ लेता है जिन्होंने संभाजी को मारने के प्लान में सोयराबाई का साथ दिया था, और उन 5 को ढूंढकर संभाजी उन 5 को हाथी से कुचलवा के मार देता है क्योंकि उन सब ने अपने राजा को मारने का प्लान बनाया था, जो कि एक बहुत ही बड़ा क्राइम होता है। लेकिन अगर बात करें सोयराबाई की तो सोयराबाई संभाजी की सौतेली माँ थी, और संभाजी उनसे बहुत ज्यादा प्यार करता था, और इसीलिए संभाजी उनसे कुछ नहीं कहता है। लेकिन जब सोयराबाई अपने रूम में सो रही होती है तब संभाजी उनके पास जाता है और वो उनके पैर छूकर ये प्रे करता है कि उनकी माँ यानी कि सोयराबाई अपनी लाइफ में जो भी चाहे उन्हें वो मिल जाए और भगवान उनकी सारी इच्छाओं को पूरा करे। लेकिन दोस्तों इसके बाद ही हम ये देखते हैं कि औरंगजेब ने मराठा एम्पायर पर अटैक करने के लिए अपनी जो लाखों की आर्मी भेजी थी वो देखते ही देखते मराठा एम्पायर तक पहुंच जाती है, और फिर मुगल एम्पायर के सारे सोल्जर्स मराठा एम्पायर में घुसकर वहाँ के सारे गाँव को डिस्ट्रॉय करने लगते हैं और सभी आम लोगों को जान से मार देते हैं। वो मर्दों को मारते हैं, औरतों को मारते हैं, बूढ़ों को मारते हैं, और यहाँ तक कि सारे बच्चों को भी मारने लगते हैं। साथ ही साथ वो उनके घरों को लूट लेते हैं और लूट कर उन सबके घर को आग भी लगा देते हैं। और हम ये देखते हैं कि वो सारे मुगल सोल्जर्स देखते ही देखते मराठा एम्पायर के सारे गाँव को डिस्ट्रॉय करने लगते हैं। लेकिन अब इन सब के बारे में जैसे संभाजी को पता लगता है वैसे वो उन सारे मुगल सोल्जर्स को रोकने का और उन्हें हराने का प्लान बनाता है। लेकिन उन्हें ये पता लगता है कि जो मुगल एम्पायर के सोल्जर्स हैं उनकी संख्या लाखों में है और मराठा एम्पायर के सोल्जर्स सिर्फ और सिर्फ 25,000 है। लेकिन सिर्फ 25,000 होने के बाद भी मराठा एम्पायर के सारे सोल्जर्स उन लाखों सोल्जर्स से लड़ने के लिए तैयार होते हैं। लेकिन संभाजी सीधी लड़ाई से मना कर देता है क्योंकि वो जानता है कि सीधी लड़ाई में शायद से वो उन सारे मुगल सोल्जर्स को हरा तो देंगे, बट ऐसा करने में मराठा एम्पायर के भी काफी सोल्जर्स मारे जाएंगे और संभाजी ऐसा नहीं चाहता था। एंड इसके लिए वो ये डिसाइड करता है कि वो मुगल सोल्जर्स को हराने के लिए गुरिल्ला वॉरफेयर का यूज करेगा। अब दोस्तों ये जो गुरिल्ला वॉरफेयर होती
है, ये युद्ध का एक ऐसा तरीका होता है जिसमें दुश्मन से सामने से नहीं लड़ा जाता है, बल्कि इसमें दुश्मन पर छुपकर वार किया जाता है और बिल्कुल तेजी से दुश्मन को खत्म कर दिया जाता है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो गुरेला वॉरफेयर है, इसकी शुरुआत इंडिया में शिवाजी महाराज ने की थी और इसीलिए मराठा एम्पायर के सोल्जर्स गुरेला वॉरफेयर के बारे में काफी बढ़िया से जानते हैं। अब ये डिसाइड करने के बाद ही संभाजी और उनके मराठा एम्पायर के सारे सोल्जर्स मिलकर मुगल सोल्जर्स को घेर घेर के मारते हैं। मुगल सोल्जर्स अगर जंगल में होते हैं तो वो लोग जंगल में छुप के मारते हैं, और अगर वो लोग पहाड़ों पर होते हैं तो मराठा एम्पायर के सोल्जर्स उन्हें पहाड़ों पर छुप छुप के मारते हैं। और इस तरह से देखते देखते वो सारे मुगल सोल्जर्स को मारने लगते हैं। बढ़िया देखकर औरंगजेब और सारे सोल्जर्स भेजता है, लेकिन मराठा एम्पायर के सोल्जर्स उन्हें भी धीरे धीरे करके खत्म कर देते हैं। और इस तरह से धीरे धीरे करके 8 साल बीत जाते हैं, यानी कि 8 सालों तक इसी तरह की लड़ाई चलती रहती है, लेकिन हर एक लड़ाई को मराठा एम्पायर के सोल्जर्स ही जीतते हैं। पर 8 सालों बाद औरंगजेब को ये पता लगता है कि इस तरीके से हार हार कर उसकी जो सोल्जर्स की आर्मी है वो आधी हो गई है। साथ ही साथ उसके खजाने का स्टॉक भी काफी कम हो गया है, क्योंकि उसने लड़ने में अपना काफी सारा पैसा गवा दिया है। लेकिन जब इन सारी बातों से मुगल एम्पायर परेशान होता है कि अब उन्हें आगे क्या करना चाहिए, तब उसी टाइम पर उनके साथ अचानक से एक बड़ी अजीब सी घटना होती है। और वो घटना ये होती है कि जो संभाजी के 2 साले होते हैं वो सीधा औरंगजेब से मिलने आते हैं। औरंगजेब से मिलकर संभाजी के दोनों साले उससे कहते हैं कि औरंगजेब की तरह ही वो लोग भी संभाजी को जान से मारना चाहते हैं, और इसलिए संभाजी को मारने में वो लोग औरंगजेब की हेल्प करेंगे। बस बदले में वो लोग ये चाहते हैं कि संभाजी को मारने के बाद मराठा एम्पायर के अंदर उनका जो एरिया है, औरंगजेब उन्हें वो एरिया पूरी तरह से सौंप दे और आगे भी उनसे वो एरिया कभी न छीने, ताकि वो दोनों अपने एरिया को अपने हिसाब से रूल कर सके। अब औरंगजेब इस प्रस्ताव को मान जाता है, जिसके बाद उन दोनों की डील हो जाती है और संभाजी के दोनों साले औरंगजेब से मिल जाते हैं। इधर दूसरी तरफ मराठा एम्पायर में हम ये देखते हैं कि मराठा एम्पायर के सोल्जर्स धीरे धीरे करके सारी वॉर्स को जीतते जा रहे थे, और ऐसा कर करके उन्होंने औरंगजेब और मुगल एम्पायर को काफी कमजोर कर दिया था। अब इसके बाद मराठा एम्पायर के जितने भी एरिया लीडर्स थे उन सभी को संभाजी एक मीटिंग के लिए बुलाता है, और ये मीटिंग रखी जाती है महाराष्ट्र के संगमेश्वर में। अब संगमेश्वर के अंदर ये मीटिंग इसीलिए रखी गई है ताकि संभाजी सभी के साथ मिलकर आगे की लड़ाइयों की स्ट्रेटेजी बना सके, और स्ट्रेटेजी बनाकर मराठा एम्पायर की आर्मी को एक साथ किया जाए और एक साथ मिलकर औरंगजेब की मुगल एम्पायर पर अटैक किया जाए। और अगर मराठा एम्पायर ने ऐसा कर दिया तो फिर वो लोग औरंगजेब को जरूर हरा देंगे, जिसके बाद जाकर वो पूरे भारत देश को मुगल साम्राज्य से फ्री करा देंगे, और फिर जाकर निर्माण होगा एक अखंड भारत का, और फिर उस अखंड भारत में स्वराज की स्थापना होगी। और इस तरह से संभाजी महाराज, शिवाजी महाराज और पूरे मराठा एम्पायर का सपना सच करेगा। अब इसी सोच को लेकर संभाजी रामेश्वरम में मीटिंग करता है, और हम ये देखते हैं कि इस मीटिंग के अंदर 250 वॉरियर्स होते हैं, जिन सभी 250 वॉरियर्स को संभाजी पहले मोटिवेट करता है एंड देन सभी मिलकर अपनी बड़ी लड़ाई की स्ट्रेटेजी बनाते हैं। लेकिन अब इन सब के बाद रात होने पर वो लोग यहाँ पर सो जाते हैं, और सबके सोने पर कुछ वॉरियर्स यहाँ पर पहरेदारी करते हैं। लेकिन जो लोग पहरेदारी कर रहे होते हैं वो लोग ये देखते हैं कि उनके सामने से मुगल एम्पायर की एक बड़ी सी आर्मी चल कर आ रही है, लेकिन जिस रास्ते से मुगल एम्पायर के सोल्जर्स आ रहे होते हैं उस रास्ते को देखकर वो लोग काफी दंग रह जाते हैं, क्योंकि वो रास्ता असल में एक सीक्रेट रूट होता है, और इस रास्ते के बारे में सिर्फ मराठा एम्पायर के वॉरियर्स को ही पता होता है। लेकिन फिर कुछ टाइम बाद ही वो लोग ये देखते हैं कि वो सारे मुगल सोल्जर्स जो कि उनके तरफ आ रहे हैं उन सभी के साथ संभाजी के दोनों साले भी हैं, और इसलिए उन दोनों को वहाँ पर देखकर वो सभी ये समझ जाते हैं कि संभाजी के दोनों सालों ने संभाजी और मराठा एम्पायर के साथ विश्वासघात किया है, और वो दोनों औरंगजेब के साथ मिल गए हैं। और इसलिए ये बात जानते हैं वो लोग जल्दी से संभाजी के पास जाते हैं और उन्हें ये सारी बात बताकर अलर्ट करते हैं, और उनके साथ साथ वो सारे मराठा एम्पायर के वॉरियर्स को भी जगा देते हैं, जिसके बाद सबको सिचुएशन का पता लगता है। अब यहाँ संगमेश्वर के अंदर टोटल 250 मराठा वॉरियर्स होते हैं, लेकिन जो मुगल एम्पायर के सोल्जर्स उनके सामने से आ रहे होते हैं उनकी संख्या 5000 की होती है। और इसीलिए उन सबको देखकर ये सारे मराठा वॉरियर्स संभाजी से कहते हैं कि वो जल्दी से जल्दी यहाँ से निकल जाएं और जल्दी से रायगढ़ जाएं, क्योंकि संभाजी मराठा एम्पायर के छत्रपति हैं और इसीलिए उनका सही सलामत रहना बहुत जरूरी है, और इसलिए संभाजी को जल्दी से यहाँ से निकल जाना चाहिए। क्योंकि दोस्तों हम ये भी देखते हैं कि यहाँ पर जो 5000 के मुगल सोल्जर्स होते हैं उन सब के पास हर तरह के हथियार होते हैं, और वहीं पर जो मराठा वॉरियर्स होते हैं उनके पास सिर्फ और सिर्फ उनकी एक तलवार होती है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर हमें देखते हैं कि संभाजी यहाँ से जाने से मना कर देता है, और वो अपनी जगह एक दूसरे वॉरियर को रायगढ़ भेज देता है एंड उससे कहता है कि यहाँ पर जो भी हो रहा है उस बारे में वहाँ पर जाकर सबको बता दो। और उसको भेजने के बाद वो अपने सारे वॉरियर से कहता है कि शायद से आप सभी ये भूल रहे हैं कि मैं एक शेर का बेटा हूँ, मैं एक छावा हूँ, और एक छावा कभी भी कुत्तों से नहीं डरता है, और इसीलिए मैं यहाँ रहकर इन सबका सामना करूंगा। संभाजी की बात सुनकर सारे वॉरियर्स के अंदर जोश आ जाता है, और इसलिए वो सभी संभाजी के साथ मिलकर लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाते हैं। लेकिन फिर दोस्तों देखते देखते अटैक हो जाता है, और मुगल सोल्जर्स जल्दी जल्दी करके संगमेश्वर के अंदर एंटर होने लगते हैं, और फिर हम ये देखते हैं कि दोनों साइड के सोल्जर्स एक दूसरे को मारने लगते हैं। लेकिन अब क्योंकि दोस्तों मुगल सोल्जर्स 5000 होते हैं और मराठा सोल्जर्स सिर्फ 250, वो भी अनप्रिपेयर्ड, इसीलिए इस लड़ाई के अंदर मराठा वॉरियर्स की हार होने लगती है, और हम ये देखते हैं कि मराठा वॉरियर्स धीरे धीरे करके मरने लगते हैं। इसके बाद कई घंटों की लड़ाई के बाद मराठा वॉरियर्स लगभग खत्म हो जाते हैं, और अगर बचते हैं तो सिर्फ संभाजी और उनका एक दोस्त। लेकिन ये दोनों अभी भी बहादुरी से मुगल सोल्जर्स का सामना कर रहे होते हैं, और मुगल का कोई भी सोल्जर संभाजी को छू भी नहीं पा रहा होता है। लेकिन यहाँ पर भी संभाजी के दोनों साले मुगल सोल्जर्स को बता देते हैं कि उन लोगों को संभाजी को हराने के लिए उनके हाथों को जकड़ना होगा। और फिर ये बात जानते हैं जो मुगल सोल्जर्स होते हैं वो जल्दी से कई सारी चेन्स का इस्तेमाल करते हैं, और चेन फेंक फेंक के संभाजी के दोनों हाथ और दोनों पैर को जकड़ लेते हैं। और फिर जब संभाजी चेनों की वजह से कुछ नहीं कर पाता तब मुगल सोल्जर्स देखते देखते संभाजी को तलवार से काटने लगते हैं और उसे पूरी तरह से लहूलुहान कर देते हैं। इसके बाद संभाजी को और उसके दोस्त कवि
कलश दोनों को औरंगजेब के पास ले जाया जाता है। जहाँ पहुँचने के बाद ही औरंगजेब सबसे पहले कवि कलश को मरवा देता है और संभाजी को अपने सामने बंधवा देता है और फिर वो संभाजी से अपने सामने हार मानने के लिए कहता है। लेकिन संभाजी औरंगजेब से हार नहीं मानता है और इसीलिए औरंगजेब सबसे पहले संभाजी की बॉडी के सारे नाखून उखड़वा देता है। देन उसके बाद वो उनके दोनों आंखों में गर्म सरिये डालकर उनकी आंखें फुड़वा देता है और फिर इसके बाद वो उनकी जीभ भी काट देता है। और इसी तरह से औरंगजेब संभाजी के साथ सारे गलत काम करता है, लेकिन तब भी संभाजी औरंगजेब के सामने घुटने नहीं टेकता है। लेकिन कई दिनों तक इतना कुछ होने की वजह से संभाजी अपना देह त्याग कर देते हैं, यानी कि संभाजी की मृत्यु हो जाती है। पर अपने मरने तक भी वो औरंगजेब के सामने झुकते नहीं है। बाकी दोस्तों इसके बाद ही हम मराठा